हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि विलयन। आज उसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी विलयन क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन। विलयन के जो घटक थे यानी कि विलायक और विलेय, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। और उसके बाद बात की थी विलयन के प्रकार। और विलयन में जो सॉल्यूट को जब हम लोग घोलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। और इसके बाद हम लोग बात किए थे विलेयता के बारे में, और फिर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इन टॉपिक्स को हम लोग पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? विलयन, विलायक, विलेय, विलयन के प्रकार और विलयन में विलेय की विलेयता क्या होती है। इन सब टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, यानी कि हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हेनरी का नियम होता क्या है। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित एक नियम दिया था, उसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता के संबंध में जो नियम दिया था उसे हेनरी का नियम कहते हैं। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि विलयन के कई प्रकार होते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार है गैस और द्रव का विलयन, यानी कि गैस को घोला जाए कहां में, द्रव में। जब गैस को द्रव में घोला जाता है तो उसे हम लोग गैस द्रव का विलयन कहते हैं। तो इनके संबंध में हेनरी ने जो नियम दिया था उसके 3 स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को आइए हम लोग अलग अलग करके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करने चलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हेनरी ने क्या बताया कि जब किसी गैस को, हेनरी ने सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बताया, हेनरी का पहला स्टेटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं, किसी गैस को कहां घोलते हैं, लिक्विड में घोलते हैं, तो घुलने वाली गैस की जो मात्रा होती है यानी कि W। सपोज कोई गैस है, उसे हम लोग किसी लिक्विड में डिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब एक चीज और हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, घोल किसको रहे हैं, गैस को। किसमें? किसी लिक्विड में। यहाँ पे ये जो गैस है ये किसकी तरह कार्य करेगी, ये गैस हमारी क्या होगी, विलेय होगी। और घोल किस में रहे हैं, लिक्विड में, तो ये लिक्विड किसकी तरह वर्क करेगा, ये जो लिक्विड होगा ये लिक्विड वर्क करेगा विलायक की तरह। गैस और द्रव का जो विलयन है इसमें विलेय कौन है, गैस, और विलायक कौन है, लिक्विड। तो हेनरी का जो पहला स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी विलेय में, किसी विलेय को, विलेय कौन है, यहाँ पे गैस है, जब किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो घुलने वाली गैस की जो मात्रा है वो उस गैस के प्रेशर यानी दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। हेनरी का जो पहला स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुलने वाली मात्रा
उसके दाब के समानुपाती होती है। ये जो हेनरी का जो पहला स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुलने वाली मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी कि अगर हम किसी गैस को किसी द्रव में घोल रहे हैं तो हम दाब जितना ज्यादा रखेंगे, घुलने वाली गैस की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। यहां तक समझ गए आप सभी लोग? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो W है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होगा किसके? गैस के दाब P के। यानी कि W अपान P का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक स्थिरांक के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये W क्या है? W है विलायक में घुली हुई गैस के मोल, यानी कि W को हम लोग क्या कहेंगे? विलायक में गैस के मोल। और ये P क्या है? यहाँ पे स्थिर ताप व आयतन पर अगर हम बात करें तो जो PV=nRT अगर हम देखें, PV=nRT आदर्श गैस समीकरण है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी गैस के लिए उसका आयतन और ताप दोनों निश्चित कर दें, स्थिर कर दें, यानी कि स्थिर ताप व आयतन पर, स्थिर ताप व आयतन पर क्या होगा? अब आयतन भी स्थिर है और ताप भी स्थिर है और R भी हमारा एक नियतांक है, इसका भी मान क्या होता है? स्थिर होता है। तो ये जो P है, अब ये P पूरी तरह से किस पे निर्भर कर रहा है? N, यानी गैस के मोल। तो हम क्या कह सकते हैं? स्थिर ताप व आयतन पर जो किसी गैस के मोल होते हैं वही उसका क्या होता है? दाब होता है। यानी P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गैस अवस्था में गैस के मोल, और इनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा एक स्थिरांक होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए सभी लोग? ये हेनरी के नियम का पहला स्टेटमेंट है कि जब किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाता है तो घुलने वाली गैस की जो मात्रा होती है वो उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जितना ज्यादा दाब होगा घुलने वाली गैस की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। अब बात करते हैं हेनरी के दूसरे स्टेटमेंट की, हेनरी के नियम की जो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है उसके बारे में। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिए गए ताप पर किसी घुलने वाली गैस के आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो घुलने वाली गैस है उसके आयतन पर जो प्रेशर होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। P की पावर 0 का मतलब यूनिट 1, यानी कि अब ये जो घुलने वाली गैस का जो आयतन है, गैस की मात्रा की बात हम कर चुके हैं। अगर हम गैस के आयतन की बात करें तो गैस के आयतन पर जो घुलने वाली गैस है उसके आयतन पर उस गैस के दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P की पावर 0 के। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सपोज कोई एक गैस है जिसको जब हम द्रव में घोलते हैं तो उसका जो आयतन है वो V है। एक गैस है जिसको हम किसी द्रव में घोल रहे हैं तो उसका आयतन क्या है? V, और किस दाब पर घोल रहे हैं? P।
तो हमें लिख सकते हैं कि माना किसी गैस का V आयतन दाब P पर किसी द्रव में घुलते हैं, तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार क्या होगा? PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि यहां से V की वैल्यू क्या आएगी? nRT अपान P। और यहां से हम लोग N को क्या लिख सकते हैं? गैस की मात्रा में अगर हम लोग बताना चाहें तो जो N है यहाँ पे N क्या है? मोल है। और N की वैल्यू क्या होती है? W अपान M, यानी कि भार अपान अणुभार। तो यहां से आयतन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? WRT अपान M इंटू P। N को लिख दिया W अपान M और ये RT अपान P। इसको अगर हम इक्वेशन 1 माने और कहें कि अब हम दाब को 2 गुना कर दें, दाब P पर जो घुलने वाली गैस थी उसका आयतन क्या था? V था। दाब P पर घुलने वाली गैस का जो आयतन था वो क्या था? V था। अब अगर हम कहें कि हमने दाब को 2 गुना कर दिया, हम अगर कहें कि जो P है, P को हमने जस्ट डबल कर दिया यानी कि 2P, तो जो हमारी घुलने वाली गैस की मात्रा W होगी ये भी क्या हो जाएगी? 2W हो जाएगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम पहले स्टेटमेंट में ये बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे घुलने वाली गैस की मात्रा भी उसी तरह बढ़ती जाएगी। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर P को हम 2P कर दें यानी डबल कर दें तो W भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो इक्वेशन 1 है, अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 किस में चेंज हो जाएगी? V बराबर क्या हो जाएगा? अब हम मान लेते हैं सपोज अब ये जो आयतन है ये V1 हो गया है। दाब को 2 गुना करने पर घुलने वाली गैस की मात्रा 2 गुनी हो गई, और हम मान लेते हैं कि अब हमारी जो घुलने वाली गैस है उसका जो आयतन है वो क्या हो गया है? V1 हो गया है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? W की जगह पे 2W और ये है आगे RT अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा? M इंटू 2P। यहां तक समझ में आ गया सभी को? एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई गैस है, माना कि उसका V आयतन दाब P पर किसी द्रव में घुलता है, ठीक है? तो PV इक्वल टू nRT के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो V बराबर क्या हो जाएगा? nRT अपान P, और N को हम लोग क्या लिखते हैं? W अपान M, भार बटे अणुभार। तो W बटे M RT और ये P हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने गैस का जो दाब है वो 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, तो जो घुलने वाली गैस की मात्रा है ये भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अब इस समय इस कंडीशन पर जो हमारी गैस का आयतन है वो क्या हो चुका है? V1 हो चुका है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे W कितना हो गया? 2W। प्रेशर हमने कितना कर दिया? 2P कर दिया, और ये RT अपान M। अब यहां से देखें तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि V1 बराबर भी क्या मिला? WRT अपान M इंटू P। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या है? 2 है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो V बराबर किसके आ रहा है? V1 के। ये दोनों इक्वेशन हमको क्या दे रही हैं? V इज इक्वल टू V1, क्योंकि अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। यहां अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमको क्या बता रही है? कि हम दाब को कितने भी गुना कर दें, हम दाब को कितना भी बढ़ाएं, यहां हमने डबल किया था, अब अगर हम ट्रिपल कर दें तब भी ये 3 से क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे तब भी वैल्यू वही आएगी, यानी कि किसी भी गैस का जो आयतन होता है, किसी गैस का जो घुलनशील आयतन है वो दाब पर निर्भर नहीं करता। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि दिए गए ताप पर
किसी घुलने वाली गैस का या किसी घुलनशील गैस का जो आयतन है वह दाब पर, उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। P यानी कि जो ये आयतन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है कि किसी जो गैस का घुलने वाला जो आयतन है वो दाब पर निर्भर नहीं करता। अब हम लोग तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम किसी गैस की विलेयता को, अगर हम किसी गैस की विलेयता को उसके मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करें तो इसके अकॉर्डिंग जो गैस का आंशिक दाब होता है, इसके अकॉर्डिंग जो गैस का आंशिक दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गैस के मोल प्रभाज के। यानी कि जब हम किसी गैस की विलेयता को उसके मोल प्रभाज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो घुलने वाली गैस का आंशिक दाब होता है वो गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल प्रभाज के। यहाँ हम ये जो X है इसको मान लेते हैं गैस का मोल प्रभाज है, तो P बराबर हो जाता है KH इंटू एक्स के। यहाँ पे ये जो KH है इसको हेनरी स्थिरांक कहा जाता है और इस KH की जो वैल्यू होती है ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। यानी हेनरी स्थिरांक की जो वैल्यू होती है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये हेनरी का थर्ड जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग है कि जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो जो गैस का आंशिक दाब है वो गैस के मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके अकॉर्डिंग P इक्वल टू KH इंटू एक्स आता है। यहाँ पे ये जो KH है इसको हेनरी स्थिरांक कहा जाता है और इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है जो गैस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं। इससे बार एक बार शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। अभी हमने कौन कौन से 3 स्टेटमेंट पढ़े। पहला स्टेटमेंट था जिसके अकॉर्डिंग घुलने वाली गैस की मात्रा उसके दाब पर निर्भर करती थी, यानी कि W/P हमेशा क्या आता था, एक स्थिरांक आता था। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था कि जो घुलने वाली गैस का आयतन है वो दाब पर निर्भर नहीं करता, यानी कि दाब की पावर 0 होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा कि जो घुलने वाली गैस है उसका आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ पे KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। अब हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं कौन कौन सी। तो हेनरी के नियम की जो पहली सीमा है, जो गैस है उसका जो दाब है वो बहुत ही ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए, यानी कि जो गैस का दाब है इसका मान बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ये हेनरी के नियम का जो है इसकी पहली सीमा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो गैस है गैस का ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ये पहला पॉइंट था कि गैस का दाब बहुत ज्यादा उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरा है गैस का ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि जो हमारी गैस है इस गैस का विलयन में, यानी जब विलयन बने तो गैस का विलयन में ना तो वियोजन होना चाहिए
ना ही आयनन होना चाहिए और ना ही संगुणन होना चाहिए। यानी कि विलयन बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो गैस हम उस द्रव में डिजॉल्व कर रहे हैं वो गैस उस द्रव से किसी भी तरह रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। गैस का विलयन में ना तो वियोजन होना चाहिए, ना उसका आयनन होना चाहिए और ना ही उसका संगुणन होना चाहिए। ये 3 पॉइंट हैं जो हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। पहला कि गैस का दाब बहुत उच्च ना हो, दूसरा गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए और तीसरा है कि विलयन में गैस का वियोजन, आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं हेनरी के नियम के उपयोग। हेनरी के नियम के उपयोग। तो हेनरी के नियम का जो सबसे पहला उपयोग वो ये है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स सभी लोग पीते हैं। कभी देखा है कि जब हम उसको सेक करके खोलते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा झाग बनकर बाहर निकलता है। वो क्या है, वो गैस में, वो उस लिक्विड में घुली हुई CO2 गैस होती है। क्या होती है, उस जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें घुली हुई CO2 गैस होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते समय CO2 गैस उसमें घोली क्यों जाती है, उसमें इसलिए घोली जाती है वो जो उसका एसिडिक फ्लेवर होता है, वो एसिडिक फ्लेवर इसी CO2 गैस की वजह से आता है। जो उसका एसिडिक टेस्ट है वो उसमें घुली हुई CO2 गैस की वजह से आती है। क्यों, क्योंकि जो CO2 गैस है जब कोल्ड ड्रिंक्स में घुलती है तो ये वहां पे कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। जो उसका फ्लेवर है, जो उसका टेस्ट है वो उसमें घुली हुई CO2 गैस की वजह से है। तो इसमें हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी के नियम का यूज ये है कि हम दाब जितना ज्यादा रखते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में घुलने वाली CO2 गैस की मात्रा उतनी ही ज्यादा हो जाती है। दूसरा यूज क्या है, हम लोगों ने डीप सी डाइविंग के बारे में सुना होगा। हिंदी में कहते हैं गोताखोरी। समुद्र में जो गोताखोर काफी गहराई तक गोताखोरी करते हैं, डीप सी डाइविंग जिसे कहते हैं, वो लोग आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे या कहीं ना कहीं कि जो लोग समुद्र में गोताखोरी कर रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पे बांध के जाते हैं और उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। लेकिन क्या केवल ऑक्सीजन होती है, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। तो जब हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस जाती है हमारे अंदर, नाइट्रोजन गैस भी जाती है। लेकिन सामान्य जो हमारा यहाँ पे प्रेशर है उस पे नाइट्रोजन की ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है, नाइट्रोजन सामान्य प्रेशर पे दाब, जो सामान्य दाब है उस पे ब्लड में घुलती नहीं है। जो हमारी एयर है, एयर में दोनों चीजें हैं, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। तो जब हम लोग गोताखोरी करते हैं तो समुद्र के जो निचले तल पे दाब होता है यानी कि P, ये बहुत ही हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे ब्लड में नाइट्रोजन की जो घुलनशीलता है यानी विलेयता वो भी बढ़ती जाती है। अब सपोज हम समुद्र में नीचे गए हैं तो सांस लेने के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगी और नाइट्रोजन भी, और नाइट्रोजन भी हमारे खून में डिजॉल्व होने लगेगी। यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में घुलने लगेगी। तो जब हम लोग जब ऊपर आएंगे तो ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि जैसे ही सपोज ये समुद्र का तल है, अब यहां से हम नीचे जा रहे हैं तो अब यहां पे जब हैं तो हमारे ब्लड में केवल कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन घुल नहीं सकती। जब नीचे गए तो नीचे जाने पे क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, क्योंकि अब दाब बहुत ज्यादा है, प्रेशर क्या है, काफी बढ़ गया है और प्रेशर बढ़ने की वजह से
नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड में डिजॉल्व होने लगेगी। अब क्या होगा, जब हम वापस यहां से ऊपर आएंगे, जब वापस ऊपर आएंगे तो ये नाइट्रोजन हमारी जो वेन्स हैं उनमें एज अ बबल बनेगी और ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब ऊपर आएंगे तो नाइट्रोजन की जो विलेयता है वो फिर से कम हो जाएगी और हमारे खून से नाइट्रोजन निकलने का प्रयास करेगी, तो ये एज अ बबल निकलेगी और इससे हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा, हार्ट अटैक आ सकता है, हमारी डेथ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए नाइट्रोजन की विलेयता को घटाने के लिए हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं, हीलियम गैस मिला देते हैं। यानी कि जो गोताखोरों का श्वसन मिश्रण होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन तो होती ही है, जिसकी विलेयता को कम करने के लिए उनके मिश्रण में ऑक्सीजन के साथ साथ क्या मिला दी जाती है, हीलियम गैस मिला दी जाती है। हीलियम गैस की जो विलेयता है ये बहुत कम होती है। हीलियम गैस जो है ये ब्लड में बहुत ही कम घुलनशील है। तो इस एयर को तनु करने के लिए यानी कि डाइल्यूट करने के लिए हम लोग इसमें क्या मिला देते हैं, हीलियम मिला देते हैं, ताकि जब गोताखोर समुद्री तल से नीचे से ऊपर की तरफ आए तो उनको पेन बहुत कम हो, उनको ऊपर आने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसका जो थर्ड यूज है हेनरी के नियम का, हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन है या हमारे खून से, ब्लड से ऑक्सीजन और CO2 का जो आपस में आदान प्रदान होता है वो भी हेनरी के नियम पर ही आधारित होता है। तो ये था आज का टॉपिक, हेनरी का नियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर वीडियो से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।